हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले हम रासों में कौन कौन से कवि थे, उनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से समझ लिए थे। आज हम उन्हीं रचनाओं का डिटेल पढ़ेंगे कि उन रचनाओं में रस कौन सा है, भाषा कौन सी है और उसके नायक नायिका कौन से हैं। ये सारी चीज़ें हम विस्तार से देखेंगे। तो हम देखते हैं जैसा कि रासो साहित्य में जो पहला ग्रंथ है वो उसका नाम क्या है, कुमारडासु। जो पहला ग्रंथ है वो कौन सा है, कुमारडासु, हमने पढ़ लिया है। और उसके लेखक कौन कौन है, दलपत विजय। मैंने बताया था कि जब हमें कुमार छाता है तो हम दल बना के निकलते हैं, तो इसके लेखक कौन है, दलपत विजय है। और इसका समय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, 9वीं शताब्दी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर पूछे कि कुमारडासु का समय क्या है तो हम क्या मानेंगे, 9वीं सदी या 9वीं शताब्दी मानेंगे। मोतीलाल मिनारिया, ये भी एक आलोचक ही है। मोतीलाल मिनारिया क्या मानते हैं, 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी कौन मानता है, मोतीलाल मिनारिया मानते हैं। और इसमें छंद कितने हैं, अगर छंदों की संख्या पूछ ले एग्जाम में, जैसा कि अभी एग्जाम का पैटर्न जो है बदल चुका है और दिन मतलब हमेशा अभी आगे जो भी एग्जाम होंगे टफ ही होते जा रहे हैं, तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो छंदों की संख्या अगर पूछ ले कि कुमारडासु में छंदों की संख्या कितनी है, कितना बताएंगे, 5000। छंदों की संख्या कितनी है, 5000। भाषा इसकी क्या है, राजस्थानी है। भाषा क्या है, राजस्थानी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको क्या कहते हैं, इन्होंने कुमार जो राजा थे उसमें 3 कुमार का वर्णन करते हैं कि 3 कुमार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 कुमार इसमें मिलते हैं। इसमें क्या है, जो ये ग्रंथ है उसका विषय क्या है अगर देखें तो इसमें बगदाद के खलीफा अल-मामून एवं चित्तौड़ के राजा रावल कुमार के मध्य युद्ध का वर्णन है। इसमें क्या है, बगदाद के खलीफा अल-मामून और चित्तौड़ के रावल कुमार के मध्य युद्ध वर्णन है। कुमार का युद्ध वर्णन है, इसीलिए इसका नाम कुमारडासु पड़ा है। और इसकी एक पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसके पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या है, अंगी रस, मतलब मुख्य रस इसमें पूछे कि कौन सा है तो हम क्या कहेंगे, वीर रस। मुख्य रस कौन सा है, वीर रस है। और इसकी एक पंक्ति है जो अभी जीडीसी के एग्जाम में पूछी गई थी, और इसका ये कौन सी पंक्ति क्या है, प्यू चित्तौड़ न आवेहूं सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहड़ी खिड़ खिड़ आवे तीज। यही पूछा गया था, लेकिन वहाँ ऑप्शन में पद्मावत भी था। ऑप्शन में क्या था, पद्मावत भी था। यहाँ चित्तौड़ देख के सभी लोगों को लगा कि ये पद्मावत की पंक्ति है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि ये जो भाषा है इसमें क्या है, राजस्थानी। इसमें देख रहे हैं रा का उच्चारण हो रहा है और राजस्थानी में रा का उच्चारण ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रा आ रहा है। तो जो पद्मावत की भाषा है वो क्या है, अवधी है। अवधी में रा नहीं होता है, मतलब इतना ज्यादा रा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा राजस्थानी है। तो इससे हमें थोड़ा सा ध्यान से सोचना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि ये पद्मावत तो हो ही नहीं सकता, पद्मावत की पंक्ति हो ही नहीं सकती। तो ये किसकी पंक्ति है, कुमारडासु की। इस पंक्ति को हमें बहुत ही ध्यान से देखना है कि ये जो पंक्ति है, प्यू चित्तौड़ न आवेहूं सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहड़ी खिड़ खिड़ आवे तीज। जोवे बाट बिरहड़ी खिड़ खिड़ आवे तीज, ये कुमारडासु की पंक्ति है। हमने फिर से हम देख लेते हैं। कुमारडासु किसकी रचना है, दलपत विजय की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 9वीं शताब्दी माना है। मोतीलाल मिनारिया जो है इसे 17वीं शताब्दी मानते हैं। छंदों की संख्या 5000 है। रस इसका क्या है, वीर रस है। भाषा राजस्थानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 3 कुमार का वर्णन करते हैं कि 3 कुमार का जिक्र मिलता है। इसमें बगदाद के खलीफा अल-मामून एवं चित्तौड़ के रावल कुमार के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। और ये पंक्ति है, पी चित्तौड़ न आवेहूं सावण पहली तीज। इसके बाद हम
इसके बाद कौन सी हमारी रचना आती है वो देख लेते हैं। कुमार रासो के बाद विशल देव रासो। कुमार रासो हो गया। इसके बाद हम विशल देव रासो को पढ़ेंगे, जो नरपति नाल की रचना है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। विशल देव के जो रचनाकार हैं वो क्या कौन है? विशल देव के रचनाकार नरपति नाल है। विशल देव मैंने ट्रिक भी बताई थी, यहाँ पे देव है रचना में और जो रचनाकार है उसमें नर, उसके उल्टा मतलब अपोजिट है देव और नर। इसके बाद इसका समय क्या है? इसका समय है 12वीं शतीक या शतीक, चाहे शतीक कहो या शताब्दी, दोनों एक ही होता है। इसका समय क्या है? 12वीं शतीक। और इसके नायक ये पूछा जाता है, नायक और नायिका। अभी जीडीसी में पूछा गया था कि विशल देव रासो की नायिका कौन थी? राजमती, इंद्राणी, ये सारी चीजें दिया था। तो इसकी नायिका कौन है? राजमती। और नायक विग्रहराज चतुर्थ, जिसको विशल देव रासो कहा जाता है। नायक उसमें विशल देव नहीं देगा क्योंकि वो जान रहा है विशल देव रासो नाम से ही सबको पता चल जाएगा कि इसके नायक कौन है? विशल देव। लेकिन वो विशल देव न देके विग्रहराज चतुर्थ देगा। तो हमें रट लेना है विशल देव रासो के नायक जो हैं विग्रहराज चतुर्थ है। याद करना है चतुर्थ है, ना कि द्वितीय तृतीय कुछ भी दे देगा। तो विग्रहराज चतुर्थ है। यह एक खंड काव्य है और कितने खंड है इसमें? 4 खंड हैं। यह एक क्या है? खंड काव्य है और इसमें 4 खंड हैं। पहले खंड में क्या होता है ये भी पूछा गया है। पहले खंड में विग्रहराज राजमती का विवाह है। पहले खंड में क्या होता है? विवाह हो रहा है। और दूसरे खंड में विशल देव, चाहे विग्रहराज को या विशल देव का रूठ कर उड़ीसा जाना। एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि विशल देव रूठ कर कहाँ गए थे? उड़ीसा, असम, बिहार, ऐसे कुछ राज्य दिए थे। तो कहाँ चले गए थे? उड़ीसा चले गए थे। विशल देव का रूठ कर उड़ीसा जाना दूसरे वाले खंड में है। और तीसरे में क्या है? राजमती का विरह वर्णन। जब विशल देव उड़ीसा चले जाते हैं तो राजमती विरह मतलब वियोग में तपने लगती हैं। तो वो किस में है? तीसरे खंड में है। और चौथे में क्या होता है कि राजमती का मालवा जाना। राजमती क्या है? मालवा चली जाती हैं अपने पिताजी के घर और फिर विशल देव द्वारा उन्हें मनाकर वापस लाना। मतलब वो पिताजी के यहाँ चली जाती हैं और फिर विशल देव जो हैं वो आते हैं और उनको जाकर मनाकर वापस लाते हैं। यहाँ तक हो गया। और इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में। 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आए हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो हम क्या कहेंगे? विशल देव रासो। विशल देव रासो में हिंदी 12 मासा का प्रथम वर्णन मिलता है। और इसका आरंभ कब से होता है? कार्तिक माह से। इसका आरंभ किस माह से हो रहा है? कार्तिक माह से हो रहा है इसका आरंभ। लेकिन पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, अगर उसमें पूछे कि 12 मासा का वर्णन उसमें भी है, इसमें नागमती का वियोग वर्णन है, इसमें राजमती है, ध्यान रखना है, इसमें राजमती है, उसमें नागमती है। तो पद्मावत में क्या होता है? पद्मावत में आषाढ़ माह से उनका विरह वर्णन, उसमें 12 मासा का वर्णन दिया गया है आषाढ़ माह से। और इसमें क्या है? इसमें कार्तिक माह से इसका 12 मासा की जो शुरुआत होती है वो कार्तिक माह से होती है। और ये क्या है? एक लोक गेय काव्य है। लोक गेय मतलब लोगों के द्वारा गाया जाने वाला ये जो ग्रंथ है वो ऐसे इस पद्धति का ग्रंथ है कि लोगों के द्वारा गाया जाता है। लोक गेय काव्य है। फिर से देख लेते हैं विशल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की है। समय क्या है? 12वीं शताब्दी। नायक है विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव। नायिका जो है राजमती है। नायिका कौन है? राजमती है। खंड इसमें 4 हैं। विग्रहराज, पहले में क्या है? विग्रहराज और राजमती का विवाह है। दूसरे में
बीसल देव जो है वो रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं। तीसरे में राजमती का विरह वर्णन है और चौथे में राजमती को जो बीसल देव है जाते हैं उनके पिताजी के घर मालवा में, वहां से मनाकर वापस लाते हैं। ये हो गया। इसके बाद जो रचना है हमारी वो कौन सी है? परमाल रासु। कौन सी है? परमाल रासु। ये जो मैं इस तरह से लिखी हूँ, आप सब इसको नोट कर सकते हैं ताकि जब भी आपका एग्जाम नज़दीक हो आप इस तरह से सारे टॉपिक को, सारे पॉइंट को पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इससे हमें बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहीं से सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो हमारा ग्रंथ है परमाल रासु के जो लेखक हैं वो कौन है? जगनीक। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को। परमाल रासु जिसके पास मान होता है वो क्या करता है? जागता रहता है। जिसके पास मान होता है, धन दौलत ज़्यादा होती है, उसको नींद नहीं आती, वो जागता रहता है। तो परमाल रासु के लेखक कौन? जगनीक है। और इसका समय क्या है? समय 12वीं शताब्दी, मतलब ये 12वीं शताब्दी के अंदर ही लिखा गया जो समय था। इसमें खंड कितने हैं? 36। इसमें खंड कितने हैं? 36 हैं। और हमने बीसल देव रासु में देखा कि उसमें 4 खंड थे, इसमें कितने खंड हैं? 36 खंड है। अंगी रस मतलब इसका जो प्रमुख रस है वो क्या है? कौन सा है? तो इसका वीर रस जो है उसका प्रमुख रस है। और इसके जो आश्रयदाता, जिसके आश्रय में रहकर जगनीक ने ये रचना रची थी परमाल रासु, उसके वो राजा कौन थे? आश्रयदाता कौन थे? परमार्द देव। और इन्हीं के नाम पर परमाल रासु इस ग्रंथ का नाम पड़ा। परमाल देव के ये क्या थे? दरबारी कवि थे। और परमाल रासु का मुख्य जो विषय है वो क्या है? इसमें आल्हा उदल 2 वीरों का वर्णन है। इसमें इन्हीं के सेना में रहते हैं, परमाल देव के सेना में ही रहते हैं 2 वीर सैनिक रहते हैं। उनका क्या नाम था? आल्हा और उदल 2 वीरों की कथा है। इसमें 2 वीरों का वर्णन है, किस तरह से वो युद्ध में दुश्मनों को परास्त करते हैं और अपनी जान देकर अपने राजा की रक्षा करते हैं। और यह किस ऋतु में गाया जाता है? यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अभी तो नहीं, लेकिन पहले होता था कि वर्षा ऋतु में आल्हा का गायन होता था, लेकिन अब नहीं देखने को मिलता। तो वही है कि इसका गायन कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है। और अगर एग्जाम में पूछे सर्वप्रथम आल्हा खंड नाम से किसने प्रकाशित करवाया था, तो हम किसका नाम लेंगे? चार्ल्स इलियट ने 1865 में आल्हा खंड नाम से इसे प्रकाशित करवाया था। सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने 1865 में आल्हा खंड नाम से इसको प्रकाशित करवाया। और अंग्रेजी अनुवाद किसने किया अगर पूछे तो हम किसका नाम लेंगे? W. वाटरफील्ड जो थे वो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यह किसका कथन है? तो इसको हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह वीर गीत इतना सर्वप्रिय हुआ कि इसके गाने वाले सारे उत्तर भारत में हैं, पर इसका केंद्र वैसवाड़ा है। ऐसे भी पूछ सकता है कि आल्हा का केंद्र कहाँ है? आल्हा का जो केंद्र है वो कहाँ अगर पूछ ले तो हम क्या कहेंगे? आल्हा जहाँ पे गाया जाता है उसका केंद्र है वैसवाड़ा। उत्तर भारत में तो आल्हा गाया ही जाता है, लेकिन अगर केंद्र मुख्य जगह पूछता है तो हम किसका नाम लेंगे? वैसवाड़ा। और यह कथन देके ये भी पूछ सकता है कि यह कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है, तो हमें ध्यान रखना है यह कथन परमाल रासु की बात कर रहा है। और यह किसका कथन है अगर पूछे तो हम किसका नाम लेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और एक इसमें से पंक्ति भी पूछी जाती है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक पंक्ति पूछी जाती है,
कई एग्जामों में पूछी भी गई है। 12 बरिस लो कुकुर जीवे, 12 बरिस 12 बरिस लो कुकुर जीवे, और 13 लसियार, अर 13 लव जिए सियार, और 13 लव जिए सियार। बरस 18 छत्री जिए, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार। इनका क्या कहना है, ये इस पंक्ति में यह कहा जा रहा है 12 बरिस लो कुकुर जियो, मतलब 12 वर्ष तक कुत्ता जीता है, और 13 लो सियार, 13 वर्ष तक सियार जिंदा रहता है। बरस 18 छत्री जिए, 18 साल की उम्र होती है, वह ऐसा माना जाता है कि बहुत जोश की उम्र होती है। उसके बाद धीरे धीरे ढलान की स्थिति आ जाती है। तो यही है यहाँ पे बरस 18 छत्री जिए। जो छत्री होते हैं, सूरवीर होते हो, वो 18 साल तक जीते हैं। आगे जीवन को धिक्कार, और आगे का जीवन जो होता है वो धिक्कारपूर्ण होता है। तो हमने देख लिया प्रमाण राशों की रचना किसने करी, जगनिक ने। समय 12वीं शताब्दी, खंड 36 है, अंगिरस वीर है। और मैंने इसमें बता भी दिया था कि आल्हा और रुदल के वीरता का वर्णन है। और सर्वप्रथम आल्हा खंड नाम से प्रकाशित किसने करवाया था, तो चार्ल्स इलियट ने करवाया था। और ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना। इसके बाद हमारा जो ग्रंथ है आगे वाला है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद है बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक कौन है पृथ्वीराज रासो के, चंद्रवर्त उदाई। हमने इसकी भी ट्रिक बताई थी, वह कहाँ खोजते हैं, हम पृथ्वी पे खोजते हैं। तो पृथ्वीराज रासो रचना किसकी अगर पूछता है तो हम किसे बताएंगे, चंद्रवर्त दाई को। और इसका समय क्या रहा है, 12वीं शताब्दी। चंद्रवर्त दाई की 2 पत्नियां थी। पहली थी उनका नाम क्या था, कमला। दूसरी पत्नी गौरी। इनकी 2 पत्नियां थी, कमला और गौरी। इसका अंगिरस पूछे तो हम वीर बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना है इसमें श्रृंगार रस भी है, क्योंकि नायिका कौन है, संयोगिता है, और पृथ्वीराज तृतीय इसके नायक हैं। तो इन दोनों का प्रेम वर्णन इसमें दिखाया गया है। तो मुख्य रूप से अगर पूछे तो हम वीर रस कहेंगे, लेकिन गौण रूप से इसमें श्रृंगार रस भी मिलता है। समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका समय अगर पूछे तो हम कितना कहेंगे, 69 समय, 69 इसमें समय है। जिस तरह से खंड होता है उसी तरह से समय भी होता है। खंड को ही समय भी कहते हैं, लेकिन सबने अलग अलग नाम रखा है। कांड कहो, समय कहो, सब एक ही है। तो इसमें कितने समय हैं, 69। पुत्र, इनके 10 पुत्र थे, 2 पत्नियां हैं, तो दोनों को मिला के 10 पुत्र थे। लेकिन जल्हड़ जो इनके पुत्र थे सबसे छोटे, ये बहुत ही प्रिय थे। जल्हड़ जो थे वो प्रिय थे। और यह अधूरा ग्रंथ था, पृथ्वीराज रासो पूरा नहीं लिखे थे। 10 समय जो है जल्हड़ लिखकर इसे पूरा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 10 समय नहीं लिखा गया था, उसके पहले ही ये पृथ्वीराज रासो को जल्हड़ के हाथों में सौंप कर गजनी चले जाते हैं पृथ्वीराज तृतीय के साथ।
वहाँ चले जाते हैं और फिर उसको पूरा कौन करता है, जलधर इनके पुत्र पूरा करते हैं। संस्करण इसमें कितने हैं, 4 संस्करण हैं, इसमें 4 संस्करण हैं। लेकिन जो समय है उसमें से महत्वपूर्ण समय कौन कौन से हैं, कैमास वध, कनौज समय। कनौज समय में क्या होता है, जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध वर्णन है इसमें। कनौज समय में क्या है, जयचंद्र और पृथ्वीराज का युद्ध वर्णन है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट समय है जिसका नाम है पद्मावती समय। इसका नाम क्या है, पद्मावती समय है। ध्यान रखना है, हमें पद्मावती समय देख के पद्मावत रचना पे नहीं जाना है। कभी कभी होता है, पूछ लेता है पद्मावती समय किस ग्रंथ का समय है या खंड है, तो हमको लगता है ये पद्मावत रचना का है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें याद रख लेना है पद्मावती समय पृथ्वीराज रासों का एक समय है। और शिव सिंह सेंगर जो थे और मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर मिश्र बंधु, इनको चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहते हैं। हमने यहाँ भी लिखा है, इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ये नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी आलोचक हैं जो उसमें कहते हैं कि इसमें 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर पूछे कि इसमें मुख्य छंद कौन सा है, किस छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, अच्छी तरीके से किया गया है, तो हम किसको कहेंगे, छप्पय को। छप्पय इसका मुख्य छंद रहा है, इसीलिए सेंगर और मिश्र बंधु इन्हें क्या कहते हैं, छप्पयों का राजा कहते हैं। शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु छप्पयों का राजा कहते हैं। और चंद्रवरदाई का अगर जन्म पूछ ले तो कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। इसके नायक पृथ्वीराज तृतीय याद रखना है। कभी कभी चतुर्थ भी दे देगा, द्वितीय भी दे देगा, लेकिन हमें तृतीय याद रखना है। और नायिका कौन है इसकी, संयोगिता। संयोगिता के साथ इनका प्रेम विवाह होता है और पृथ्वीराज तृतीय इसके नायक हैं। इसमें कुछ और भी टॉपिक हैं, मैं आपको बता देती हूँ ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना। ये सब आप लोग नोट भी कर सकते हैं, जो भी मैंने लिखा है ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, जैसा कि हमें पता है, हर कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन होता है किसी भी कवि या किसी भी काव्य के बारे में, रचना के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, आचार्य शुक्ल, इनका कहना है कि हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसे हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई, हिंदी का प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि और प्रथम महाकाव्य किसे माना है, तो हम किसे बताएंगे, चंद्रवरदाई को प्रथम कवि और उन्हीं की रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते हैं। भले ही वह अप्रमाणित मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो अप्रमाणित है। मैंने इसकी वीडियो आप लोगों को दे दिया है कि कौन सी किसने किस विद्वान ने प्रमाणित माना, किसने अप्रमाणित और किसने अर्ध प्रमाणित माना है, उसको मैंने ट्रिक से अच्छे से समझा दिया है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानते हैं, लेकिन जहाँ पे प्रथम कवि और प्रथम महाकाव्य की बात आए तो पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये इसे सुख सुखी का संवाद मानते हैं, सुख सुखी
सुख सुखी का संवाद। इनका कहना है सुख मतलब तोता होता है, इनका कहना है ये तोता का संवाद है, सुख सुखी का संवाद है। और हम कुछ रचनाएं देख लेते हैं इसमें है, जैसे हमीर रासो। हमीर रासो इसके लेखक कौन है? सारंगधर। इसके लेखक कौन है? सारंगधर।